सेम 3 पार्ट 8 सज्जनता का दंड। यह कहानी है जिसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद के संबंध में सब पहचानते हैं कि जिसे उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 1880 में लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था, जिन्होंने अपने जीवन में 11 उपन्यास लिखे। एक उपन्यास लिखा था आधा, जो मंगलसूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। 3 नाटक लिखे, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर 8 खंड में प्रकाशित है। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो गोदान है, जिस पर फिल्म भी, जो चलचित्र भी जो है बना है। तो विषय प्रवेश के इसमें हम देखते हैं कि इस कहानी में शाहजहाँपुर के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सरदार सिंह का चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें जो है सज्जनता के कारण उनसे किस प्रकार व्यक्ति जो है पसंद करते हैं और कौन व्यक्ति नापसंद करते हैं, इसका भी वर्णन किया गया है। इनके संधि तक, इनके इस पद के कारण, संधि मतलब संबंधी तक इस पद के कारण किस प्रकार रुपयों के लिए प्रताड़ित इन्हें करते हैं, इनकी सज्जनता का, इनकी भलमनसीता का दंड जो उन्हें किस प्रकार मिलता है, इस संबंध में इस कहानी में लेखक ने बताने का प्रयास किया है। कहानी का सारांश हम इस प्रकार लेते हैं कि प्रस्तुत कहानी में शाहजहाँपुर के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सरदार सिंह के चरित्र का चित्रण बखूबी से लेखक ने किया है। इनमें भलाई यह थी कि इनके यहाँ न्याय और दया में कोई अंतर नहीं था। बुराई यह थी कि वे सर्वथा निर्लोभ और निस्वार्थ थे। भलाई ने मातहतों को निडर और लालची बना दिया। बुराई के कारण उस विभाग के सभी अधिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। साइस यानी गाड़ी चलाने का, जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, रात में पौ घटे तक चलना, यह बताने पर भी वह सुबह तक मीठी नींद ले रहा था। यानी रात में उसको पहले कहा था कि पौ फटने तक आपको उठना है और उठने के बाद चलना है, यानी सुबह सुबह चलना है। तो यह रात भर बता के रहने के बाद में भी वह सुबह उठता नहीं, और सरदार से जब तैयार हो जाते तब तक वो यह सो के ही रहता है। सुबह अर्दली और चपरासी जो आते हैं, उनके अर्दली मतलब उसके नीचे काम करने वाले, और चपरासी, ये सब जब आते हैं, धूप तेज़ हो जाती है, लेकिन वो जो है हो रही थी, लेकिन कोई भी जो है वहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं था। ड्राइवर भी उठा नहीं था, उसके साथ वाले व्यक्ति भी जो है अभी तक आए नहीं थे। सरदार साहब झुंझलाते हैं और कहते हैं कि इनके मारे तो मेरे नाक में दम आ गया है। एक भी काम जो है सही तरह से नहीं करते, जब बताया तब नहीं करते, इस प्रकार जो सकते हैं। सरदार साहब झुंझला कर कहते हैं, तो उनकी पत्नी जो है वो कहती है कि यह सब उन्हें सिर चढ़ाने का फल है। सरदार साहब चिढ़ कर बोले, तो क्या करूँ, उन्हें फांसी दे दूँ? तो सरदार साहब की मोटर कार जो है उसके संबंध में भी लेखक ने थोड़ा सा कहा है कि इनके मोटर कार को नौकर लोग जो है उनके जो उड़न खटोला कहते थे, और शहरी लोग जो है छकड़ा कहते थे। छकड़ा यानी जो एक इस पे जो चलने वाला जो था वह। कहानी का सारांश, पारिवारिक की जिम्मेदारी। 2 भाइयों को इलाहाबाद में वो पढ़ाते थे। विधवा माता बनारस में रहती थी, एक विधवा बहन भी थी, वह भी इन पर आश्रित थी। इनके सिवा गरीब लड़कों और लड़कियों को छात्रवृत्तियाँ भी वह देते रहते थे। इन्हीं कारणों से सदा वह खाली हाथ रहते थे। इनके पास में पैसा जो है टिक नहीं पाता था, क्योंकि आया वाला पैसा सब परिवार को और बाकी अन्य लोगों को देने में चला जाता था। इन्हीं कारणों से सदा वो खाली हाथ रहते थे। इनके कपड़ों पर भी आर्थिक दशा के चिन्ह दिखाई देते हैं। अपने लिए भी सही तरह से अच्छे कपड़े वह नहीं ले पाते थे। यह लोग इनकी सज्जनता को सराहते थे, यानी जिन्हें सरदार सिंह मदद करते थे वो लोग उनकी सज्जनता को महत्व देते थे, उन्हें देवता समझते थे। व्यवसायिक संबंध के लोग जो है इन्हें बुरा समझते थे, क्योंकि इनके कारण, इनके भलमनसी के कारण, इनके सज्जनता के कारण, ईमानदारी के कारण इनकी हानि होती थी। वो पत्नी से भी कभी कभी अप्रिय बातें इसके कारण सुननी पड़ती थी। पत्नी ने एक दिन स्नेहपूर्ण ढंग से कहा, तुम्हारी यह सज्जनता किस काम की, जब सारा संसार तुमको बुरा कह रहा है? सरदार साहब ने कहा, संसार जो चाहे कहे, परमात्मा तो सब देखता है। पत्नी कहती है, विचार करके देखो, तुम्हारी सच्चाई का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। तुम तो अच्छा वेतन पाते हो, तुम हाथ न बढ़ाओ तो तुम्हारा कैसे गुजारा हो, मगर 10-10, 5-5 रुपये के चपरासी, मोहरी, दफ्तरी कैसे गुजारा करेंगे? मतलब इनका पगार, पेमेंट कम है, और घर की जिम्मेदारी तुम्हारी जैसी अपने जैसी है। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी सुख दुख है, शादी गमी है, तिथि है, त्यौहार है, ये सब खर्चा करना पड़ता है, और उनका आमदनी कम रहने से इनको तकलीफ जाती। अभी
रामदीन चपरासी की घरवाली आई थी, यानी उसकी पत्नी बता रही है, उसके लड़की की शादी कर रही है। रो रो कर आंचल भिगा रही थी, कर रही थी कि सरदार साहब नो इनसे सरदार साहब को इनकार नहीं था। यानी चपरासी की कैसी दशा थी या लोगों की कैसी दशा ही है, षड्यंत्र के कारण होती है, यह पत्नी समझाने का उन्हें प्रयास करती है। इसी कारण वे अपने मातहतों के साथ बड़ी नरमी से व्यवहार करते थे। यानी सरदार साहब भी यह बात समझते थे कि इनकी पेमेंट कम है, इन पर भी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो उनको जो है ढील देते थे, कभी उनके साथ में नरमी से व्यवहार करते थे, कभी भी उनको डांटते नहीं थे, उन पर कार्रवाई नहीं करते थे। पर लेकिन उसका दुष्परिणाम भी ये हुआ था कि उनको काम जो है इनका अड़ जाता था, रुक जाता था, इन्हें उसके बाद दुष्परिणाम भुगतने पड़ते थे। लेखक के विचार से सरलता और शालीनता का आत्मिक गौरव जो चाहे हो, उनका आर्थिक मोल कम है। यानी सज्जनता का और ईमानदारी का कितना भी मोल रहे, लेकिन आर्थिक व्यवहार में उसकी कोई कीमत नहीं है। लेखक के उनका आर्थिक मोल कम है। सरदार साहब पत्नी से कहते हैं कि मैं विवश हूँ, नियमों को कैसे तोड़ूं। मेरा बस चले तो इनका वेतन बढ़ा दूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन खुद लूट मचाऊँ और इन्हें लूटने दूँ तो यह मेरे से नहीं होगा। उनकी पत्नी कहती है, तो यह गरीबी की हत्या किस पर पड़ेगी? ये गरीब लोगों की हत्या हो रही है, वो किस पर पड़ेगी? सरदार साहब कहते हैं, यह उन पर पड़ेगी जो अपनी हैसियत और आमदनी से अधिक खर्च करना चाहते हैं। यानी अगर अर्दली बनकर क्यों वकील के लड़के से अपनी लड़की का शादी करने की ठानते हैं? इस झूठी बड़ाई का उत्तरदायित्व मैं नहीं दे सकता। यानी उन्होंने अपनी हैसियत पर रहकर, अपने बराबर के हिसाब से रहकर, अपना खर्चा देकर, आमदनी देखकर उसका खर्चा करना चाहिए, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। तो सरदार साहब का ये उत्तर था। इंजीनियरों व ठेकेदारों के संबंध में भी या उनके विचार भी इनके संबंध में कहते थे। तो इंजीनियर और ठेकेदार जो है मधुमक्खियों के फूलों के जैसे होते हैं, जैसा संबंध होता है, जहाँ कहीं भी मिलता है वहाँ पर इंजीनियर ठेकेदार टूट पड़ते हैं। और यह मधुरस जिसे हम कहते हैं वह कमीशन है। रिश्वत लोग और परलोक दोनों का ही सर्वनाश कर देती है। कमीशन रिश्वत है, उसमें भय है, चोरी है, बदमाशी है, मगर यह कमीशन एक स्वतंत्र मनोहर वाटिका है। इतना सब कुछ रहने के बाद में भी यह रिश्वत और कालाबाजारी कमीशन जो है एक सुंदर जो है दिखाई देता है, जहाँ किसी का डर नहीं है। इतने आकर्षण के बाद भी सरदार साहब कमीशन के मनोहर वाटिका से दूर रहे। इतना सब रहने के बाद में भी सरदार साहब से ने जो है कभी भी किसी को परेशान रहकर या किसी से कमीशन की या रिश्वत की मांग नहीं की। अपना चरित्र उज्जवल रखा। मार्च महीने में चीफ इंजीनियर साहब मुआयना करने आने पर भी इमारतों का काम अपूर्ण था। सरदार साहब रोज ठेकेदारों को तादीद देते। एक दिन सबको बुलाकर सरदार साहब ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं इस जिले से बदनाम होकर जाऊँ? मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं किया, तुम्हारे काम नहीं छीने, इसकी मुझे यह सज़ा मिल रही है। ठेकेदार चले जाने पर कुछ लोगों ने सरदार साहब को भला बुरा कहा, तो कुछ लोगों ने सरदार साहब को देवता कहा। अच्छे बुरे दोनों भी लोग रहते हैं। पर आर्थिक नुकसान कमीशन का सबको हो रहा था। लेकिन आर्थिक नुकसान जो कमीशन जिसको मिलनी चाहिए थी, वह सब चपरासी से लेकर बाबू से लेकर बड़े बाबू सभी लोगों को का नुकसान हो रहा था। सेठ चुन्नीलाल और मिस्टर गोपाल दास, यह इन्होंने कहा, जो इसके कुछ यानी मुखिया थे समझ लीजिए, या जिसके हाथ में कुछ पावर था वो, तो यह कह रहे कि यह दुनिया छल कपट की है, इन्हें नेक नियति से काम करना था तो नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी। अगर ऐसा ही करना था तो नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी, वो अपने समाज सेवा में लग जाते या और कुछ धार्मिक इसमें लग जाते। यह दुनिया छल चपट की है, यह भी देखना चाहिए कि इसका दूसरों पर क्या बुरा असर पड़ता है। यानी रिश्वत और बेईमानी करने का, रिश्वत लेने का, कमीशन लेने का, न लेने का लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये भी इन्होंने देखना चाहिए था। और अगर इनको अगर नहीं लेना है तो नौकरी की इसमें नहीं आना चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना था। सरदार साहब की पुत्री का विवाह जब होता है, इस संबंध में भी कठिनाई में कैसे आते हैं सरदार साहब, वह भी लेखक ने बताने का प्रयास किया है। मेरठ के एक वकील के लड़के से इनके सरदार साहब के लड़की का विवाह जो है फिक्स हुआ था, विवाह ठहरा था। तो लड़का मनोहर था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, जाति कुल ऊंचा था, सब बातें तय हो चुकी थी, केवल दहेज का निर्णय होना बाकी था। होने वाले समधी का पत्र आया। पत्र में उन्होंने 5,000 रुपयों की मांग की और कहा कि 5,000 रुपये से कम पर जो है विवाह नहीं हो सकता, और ऐसी बात उन्होंने इस पत्र में रखी। सरदार साहब दुखी हुए, लेकिन स्वभाव के बड़े दयालु और कोमल हृदय थे। आपत्ति में भी स्थिर
रहने की शक्ति उनमें थी। सरदार साहब दुखी हुए, लेकिन स्वभाव दुखी होने के बावजूद भी सामने मेज पर ठेकेदारों के बिल पड़े हुए रखे हुए थे, उस पर इनकी सिग्नेचर बाकी थी। एक एक सिग्नेचर के इनको अधिकतर पैसे मिल सकते थे और इनके अभी 5,000 रुपये का जो कमीशन का जो है, यह समस्या जो इनकी हल हो सकती थी। लेकिन सामने मेज पर इनके जरा से इशारे से दहेज की सारी कठिनाइयाँ दूर हो सकती थी। मगर अंतरात्मा ने जगा दिया। आज अपने उस सारे गौरव और मान को, अपनी संपूर्ण आत्मिक संपत्ति को 10-5 हज़ार रुपये में वह कैसे त्याग दें? ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने सोचा। और यानी पैसे का जुगाड़ वो बना सकते थे रिश्वत लेकर, लेकिन फिर भी उसमें उनके अंतरात्मा से जो है वो ऐसे आवाज़ आई कि यह गलत है और वह उसके लिए तैयार नहीं होते। अपने बुरे विचारों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और मुस्कुराते हुए अंदर गया। बड़े इंजीनियर का आगमन होता है। नियत समय पर वह आए। जिले के ठेकेदारों का धूमधाम से जिले के ठेकेदारों ने उस बड़े इंजीनियर साहब का स्वागत कर लिया। उसकी यानी सरदार साहब की चुगली भी की, जिसके परिणाम स्वरूप जो है चीफ इंजीनियर ने अपने मुआयने के यानी जांच के रजिस्टर में किताब में लिखा, सरदार शिव सिंह बहुत ईमानदार आदमी हैं, उनका चरित्र उज्जवल है, मगर वे इतने बड़े जिले के कार्य का भार नहीं संभाल सकते। यानी बहुत लपेट कर जो उन्हें जो है यानी वहाँ पर जो है मारा गया था। आप समझ सकते हैं लपेट कर मारने का मतलब गंभीरता से, यानी अच्छे से पीठ पर से हाथ फेरा कर उसका नुकसान करना। सज्जनता का दंड जो है इन्हें मिला। फेयरवेल डिनर से बहुत उदास और मलिन मुख लौटे, क्योंकि लौटने पर पत्नी रामा ने उनसे पूछा और दरवाज़ा बताया, पूछने पर इन्होंने बताया कि उनका दर्जा जो है घटा दिया गया और बदली भी हुई। तब उसने बड़ी निर्दयता से अपने व्यंग्यवान चलाए, लेकिन संभल कर बोली, क्यों इतने उदास हो? रोए तो वह जिसने कवड़ियों पर अपनी आत्मा को भ्रष्ट कर दिया, अपने आत्मा को बेच दिया है, जिसने रुपयों पर अपना धर्म बेचा हो। तुम्हें नाराज रोने की क्या ज़रूरत है? यह बुराई का दंड नहीं, यह भलाई और सज्जनता का दंड है। इसे आनंद के साथ में हमने झेलना चाहिए। लेकिन ये सब कहने की बातें रहती है, जिस पर बीतती है वही जो है आर्थिक इससे जो है समझ से और मान अपमान के इससे जो समझ सकता है। अपनों की सहानुभूति अति आवश्यक है। यह भी लेखक ने बताया है कि घर के अपने लोग जो रहते हैं, चाहे पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, या जिसे हम अपना समझते हैं, ऐसे परिस्थिति में अगर उनकी सहानुभूति अपने साथ में अगर रहती है तो क्या होता है, इसके संबंध में भी लेखक ने बताने का प्रयास किया। पत्नी ने इस संवाद के बाद पति की ओर देखा तो नेत्रों में सच्चा अनुराग भरा हुआ दिखाई दिया। सरदार साहब ने भी पत्नी की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी हृदयेश्वरी का मुखारविंद यानी मुख चेहरा सच्चे आमोद से विकसित था। उसे गले लगाकर बोले, रामा, मुझे तुम्हारी ही सहानुभूति की जरूरत थी, अब मैं इस दंड को सहर्ष सहूँगा। यानी पत्नी ने जो है उनके इसके लिए जो है इसको उन्हीं को जो है सरदार सिंह को दोषी नहीं ठहराया। कहानी का उद्देश्य हम इसमें ले सकते हैं कि इस छल कपट की दुनिया में ईमानदारी से रहना बड़ा मुश्किल है। सज्जन आदमी को ईमानदारी का, सज्जनता का दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है कि किसी कर्मचारी में, कि ऑफिस में, किसी कार्यालय में 10 में से 9 लोग जो है बेईमान रहते हैं और एक अकेला आदमी ईमानदार रहता है। उसे मजबूर होकर जो है एक तो भ्रष्ट होना पड़ता है या फिर अपने को उससे जो है पूरा हटकर रखना पड़ता है, उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जब ऐसे समय में अपनों की सहानुभूति उसके साथ में रहती है या अपनों का साथ बना रहता है, तब जो है वह आदमी जो है सज्जनता के दंड को भी सहर्षता से स्वीकार करता है। यह इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। और सज्जनता के कारण उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वह भी वह सहन करता है। लोग उसके सज्जनता का किस प्रकार से फ़ायदा उठाते हैं ये भी बताया गया है। तो यानी आदमी अच्छा कर भला तो हो भला होना चाहिए, लेकिन कर भला तो हो बुरा, इस प्रकार का होते हुए हम जो है यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सज्जनता या अच्छा काम करने की भी कोई किसी प्रकार की हद होती है। हद के बाहर अगर किसी से अगर कुछ किया, कोई भी चीज़, अति तमाते मराठी में कहावत है कि कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं या वो पूरी तरह नाश हो जाता है। तो यहाँ भी सरदार सिंह के साथ में भी इसी प्रकार
का ये जो है यानी हादसा हुआ है, जिसका उन्हें दंड भुगतना पड़ा। तो इस कहानी में कुछ प्रश्न हैं, जो प्रश्न अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो इस पाठ को हम सहजता से समझ सकते हैं, और इस पर आने वाले कोई सभी प्रश्न जो हम सहजता से लिख सकते हैं, और हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी और परीक्षा में भी अच्छे अंक ला सकते हैं, जिसका इस पाठ का जो अपने व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग हो सकता है। तो पहला प्रश्न ये है कि कहानी का हमें सारांश लिखना है। सरदार साहब के चरित्र की विशेषताओं को सोदान से स्पष्ट करना है कि वह अच्छे स्वभाव के थे, अच्छे चरित्र के थे, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते थे, अपने सगे संबंधियों का पालन पोषण करते थे, परिवार की जिम्मेदारी थी, तो और लोगों को परेशान नहीं करते थे, स्वयं कष्ट भुगतते थे। तो ये सारी उनकी यानी विशेषता, चरित्र की विशेषता है। तो ऐसे चरित्र की विशेषताओं को एक एक करके लिखना और उसे पाठ के आधार पर स्पष्ट करना। तो तीसरा प्रश्न ये आ सकता है कि सरदार साहब की सज्जनता से किसे तकलीफ होती थी, यानी कि किन लोगों को उनके सज्जनता के कारण तकलीफ होती थी, और उन्होंने उनके साथ में क्या किया, कैसा बर्ताव किया, ये बताना है। पत्नी रामा सरदार साहब पर क्या व्यंग करती है, ये भी इसमें बताएं। और ये भी आपको प्रश्न लेना है कि पत्नी रामा सरदार साहब पर क्या व्यंग करती है। और पांचवा प्रश्न आ सकता है कि कहानी का उद्देश्य लिखिए। हम छठवां प्रश्न भी ये तैयार रखते हैं कि सरदार साहब की सज्जनता का किसे फायदा होता था और वह व्यक्ति उनके संबंध में क्या सोचते थे, यह भी लिखना। अगर इस से प्रश्न को अगर हम लिखते थे तो इस पाठ पर कोई भी प्रश्न अगर प्रश्न पूछा जाता है, इसका उत्तर अगर हम लिखते हैं ये प्रश्नों का, तो कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसको हम सहजता से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने व्यवहार में भी इसका पालन जो है कर सकते हैं, जो हमारे व्यवहार उपयोगी उपयोगिता हो सकती है। तो इस प्रकार लेखक ने सज्जनता का दंड जो है, लेखक बुराई का दंड तो समाज के हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन सज्जनता का दंड कैसे मिलता है ये भी बताया गया है। तो इसे ये बताने का प्रयास किया है, और सरदार सिंह को अपनी सज्जनता का दंड कैसे मिलता है ये भी उन्होंने बताया। और इस प्रकार कहानी जो है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।